क्या होगा अगर आज मैं आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझा दूं जिससे आप भी अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें। देश में टाटा सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है। पिछले 20 सालों में टाटा ग्रुप ने तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी के हर हिस्से पर टाटा की छाप है। चमक से लेकर कार तक, चाय से लेकर ट्रक तक, जहां है आप वहां है टाटा की छाप। कितना बुरा लगता है ना जब सब आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इंदिरा नूई और अजीम प्रेमजी, इन चारों लीडर्स की कहानी में कुदरत ने काफी कीमती राज छुपाए हुए हैं। रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को ग्लोबलाइज किया है बल्कि उन्होंने यंग लीडर्स को भी कई सारे मौके दिए हैं जिनसे आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन इन तमाम बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उनकी एक अपनी सोच थी। बट ये राज इतनी आसानी से नहीं मिलते। जिस मुकद्दर के सिक्के की एक तरफ हमें इनकी सुनहरी कामयाबी की मिसाल दिखती है, उसी सिक्के की दूसरी तरफ है इनके बेइंतहा संघर्ष की दास्तां। लेकिन संघर्ष तो सभी करते हैं, तो हर कोई कामयाब क्यों नहीं होता? क्योंकि कामयाबी सिर्फ संघर्ष से नहीं मिलती, तो फिर किससे मिलती है? ऐसा क्या चलता है इन सीईओज के दिमाग में जिससे ये हर हारती बाजी को भी जीत लेते हैं? देवियों और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस जरूरी सवाल का जवाब कुदरत हमें बहुत समय से सिखाना चाह रही है। तो चलिए आज से सीखना शुरू करते हैं। उन्नीस जमशेदपुर, बिहार। टाटा स्टील के सबसे बड़े प्लांट में सारे कर्मचारी लोहे को तपती हुई भट्टी से निकाल रहे हैं। बेदहाड़ गर्मी है। इस भीड़ के बीच में एक 24 साल का लड़का पसीने से लथपथ अपनी ब्लू यूनिफॉर्म में खड़ा होके सबके साथ काम में हाथ बटा रहा है। सुनने में आया कि ये लड़का 9 साल से अमेरिका में पढ़ रहा था, बट अपनी दादी का ख्याल रखने ये वापस इंडिया आ गया और इधर इसने एक बड़ी अमेरिकन कंपनी की जॉब ठुकरा कर इस स्टील फैक्ट्री में काम करने का निर्णय लिया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि टाटा परिवार के वंश श्री रतन टाटा है, जिन्होंने हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन JRD टाटा की सलाह पर अपने अमेरिका के सपने छोड़कर वापस अपने देश आने का फैसला लिया है। 1962 में किसी को अंदाजा नहीं था कि यही 24 साल का लड़का जो अभी एक छोटे से ऑपरेशन मैनेजर की हैसियत से हाथ बटा रहा है, वो आज से 30 साल बाद टाटा परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। श्री रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 में हुआ। वो सुनी और नवल टाटा के बेटे हैं। रतन जी सिर्फ 7 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस तलाक के बाद रतन जी और उनके भाई जिमी ने लगभग अपना पूरा बचपन अपनी दादी नवाज बाई के साथ बिताया। 15 साल की उम्र में रतन जी को अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया और 1962 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उन्होंने ठान लिया कि वो अमेरिका में एक जॉब लेकर एक आरामदायक जिंदगी जिएंगे, लेकिन तकदीर ने रतन जी के लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। 1962 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे सर JRD टाटा। JRD सर 58 साल के थे, लेकिन उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि उनके भतीजे रतन टाटा अब 24 साल के हो गए हैं और उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, तो उन्होंने रतन जी को फोन मिलाया। JRD टाटा ने रतन जी को टाटा ग्रुप में काम करने के लिए मोटिवेट किया। रतन जी हमेशा से JRD टाटा की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वो इस बुलावे को ठुकरा नहीं पाए। 9 साल मेहनत करके रतन जी फैक्ट्री फ्लोर से काम करके 1971 में सबसे पहले नेल्को यानी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के डायरेक्टर बने। ये वो समय था जब नेल्को खुद बहुत चुनौतियों से गुजर रहा था, लेकिन तब भी रतन जी ने नेल्को को बेहतर बना दिया। You say it was like a challenge. It was a loss-making company at the time, and presumably no one else in the Tata Group wanted to take it over. Was it the challenge that attracted you, or was it suddenly the feeling that you had a role to perform and that you were made to belong? No, it was a challenge. It was an industry that was exciting. The electronics industry in those days was, even making radios and TV sets was challenging and exciting. And above all, it was an opportunity to dig your teeth into something. And you were looking for that? And I really was. I was wasting away earlier.
1991 में रतन टाटा 54 साल के थे। उन्हें टाटा ग्रुप में काम करते हुए अब 29 साल हो गए थे। तभी JRD सर ने फैसला लिया कि टाटा ग्रुप के अगले चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि 54 साल के रतन टाटा ही बनेंगे। दुनिया आज इस फैसले को बड़ी महानता से देखती है, लेकिन उस समय सबको ये लग रहा था कि रतन टाटा को चेयरमैन बनाना JRD सर की सबसे बड़ी गलती थी। मीडिया हाउसेस, कॉर्पोरेट पंडित्स, इनफैक्ट टाटा सन्स के सीनियर लीडरशिप को भी ये लगता था कि रतन टाटा चेयरमैन की गद्दी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी थे ग्रुप में जो कई सालों से कंपनीज अपनी रन कर रहे थे, और रतन टाटा का अगर आप देखें बैकग्राउंड तो उतना कोई खास इम्प्रेसिव टाटा ग्रुप के नजरिए से नहीं था। Several titans, if you might, who didn't want any change to take place, and I guess a certain amount of resentment also. लेकिन चेयरमैन बनने के बाद अगले 21 साल में रतन जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 1991 में $5.7 बिलियन से बढ़कर 2012 में 100 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था। उनकी हर बड़ी कंपनी के रेवेन्यूज हजारों % से बढ़ गए। TCS रेवेन्यू 9000% से बढ़ा, टाटा स्टील ऑलमोस्ट 5000% से और टाटा मोटर्स 4500% से। लेकिन इस तरक्की की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। चेयरमैन बनते ही रतन जी को ऐसे खतरों से जूझना पड़ा जिनके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो सवाल ये है कि रतन जी ने ऐसा क्या सीखा जिससे वो हर बाजी जीत के निकले। आपको जान के हैरानी होगी कि जो तकनीक रतन जी ने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करी है, वो तकनीक हमें कुदरत और भी बहुत सारे लीडर्स की जिंदगी से सिखाना चाह रही है। क्या होगा अगर आज मैं आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझा दूं जिससे आप भी अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। वेलकम टू आवर प्लेबुक ऑन हाउ टू थिंक लाइक अ CEO। इस प्लेबुक में 4 अध्याय यानी 4 चैप्टर्स होंगे। हर चैप्टर में मैं आपको ऐसे नियम और तकनीकें सिखाऊंगा जिससे आप भी अपना बिजनेस या करियर आगे बढ़ा सके। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल नीले समुंदर की, जिसमें एक बहुत ही बड़ा जहाज तैर रहा है। सोच के बताइए कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस जहाज को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी? एक नक्शे और कप्तान की, क्योंकि बिना नक्शे और कप्तान के कोई भी जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले आपको अपने लिए एक साफ लक्ष्य निर्धारित करना होगा, यानी एक क्लियर विजन सोचनी होगी। अगले 10 मिनट मुझे गौर से सुनना, क्योंकि सिर्फ बड़े सपने देखने को विजन नहीं कहते। एक बड़ी विजन को हासिल करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। स्पष्टता यानी क्लैरिटी, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, साहस यानी करेज और धैर्य यानी पेशेंस। अनुभव, साहस और धैर्य सीखने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग स्पष्टता यानी क्लैरिटी पाने में उलझ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब क्लैरिटी पाने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक आदत जरूर सीखनी है, और वो है गहराई के सवाल पूछना, यानी आस्किंग द बेटर क्वेश्चंस। 2017 में नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेस्टिंग्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। वो बोले कि नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपैरेटर कोई दूसरा OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपैरेटर है आपकी नींद। नेटफ्लिक्स इतने बढ़िया शोज बनाना चाहता है जिससे आप अपनी नींद को भुलाकर देर रात तक उनके शोज देखते रहे। नेटफ्लिक्स के CEO की विजन में कस्टमर हो आप, प्रोडक्ट है एंटरटेनमेंट एंड कंपटीशन है आपकी नींद। स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी एप्स के लिए कस्टमर हो आप, प्रोडक्ट है समय एंड कंपटीशन है आपके घर का किचन। बट अंश, फूड डिलीवरी एप्स का प्रोडक्ट समय कैसे है? ये तो हमें खाना बेचते हैं, राइट? नॉट रियली। एज अ स्टूडेंट मैं या तो 1 घंटा खर्च के खाना खुद बना सकता हूँ, या स्विगी पर 200 रुपए खर्च कर अपना 1 घंटा बचा सकता हूँ। तो
तो टेक्निकली स्विगी मुझे खाना नहीं बल्कि मुझे अपना समय वापस खरीदने का मौका देती है। एप्पल का प्रोडक्ट सिर्फ गैजेट्स नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल है। इसीलिए लोग आईफोन को अब एक गैजेट की जगह एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते हैं। इंस्टाग्राम का कस्टमर आप नहीं बल्कि बिजनेसेस है। उनका प्रोडक्ट रील्स या आपकी फोटोज नहीं बल्कि आपका अटेंशन है जो वो एड रनिंग बिजनेसेस को बेचते हैं। एज अ लीडर आपको ये पूछना है कि मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअल कस्टमर, प्रोडक्ट एंड कंपटीशन कौन है। और ये जवाब पाने के लिए आपको रतन जी की कहानी से 2 स्ट्रैटेजी सीखनी होगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग अ स्केलेबल मार्केट पोजिशनिंग। सिंपल तरीके से समझाता हूं। टाटा ग्रुप में बहुत कंपनीज आती है। इसमें से एक कंपनी थी टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो भारत के सबसे पुराने और बड़ी स्टील कंपनीज में से एक है। आज टिस्को का नाम टाटा स्टील है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से टाटा स्टील किस बिजनेस में होगी, आयरन या स्टील, राइट? नहीं, रतन टाटा का यह मानना था कि टाटा स्टील को सिर्फ एक स्टील कंपनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे एक मटेरियल्स कंपनी की तरह स्केल करना चाहिए। बट इसका मतलब क्या है? स्टील भी तो एक मटेरियल ही है ना। तो टाटा स्टील को स्टील कंपनी की जगह एक मटेरियल्स कंपनी बोलना बेहतर क्यों है? क्योंकि व्हाट इफ आज से 50 साल बाद मार्केट में स्टील की डिमांड ही खत्म हो जाए? व्हाट इफ टेक्नोलॉजी की वजह से स्टील के बदले कुछ और बेहतर आ जाए? तो अपने आप को सिर्फ स्टील तक सीमित रखना समझदारी की बात नहीं होगी। इसीलिए टाटा स्टील के लिए अपने आप को एक मटेरियल्स कंपनी बोलना बेहतर होगा। इस कॉन्सेप्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट पोजिशनिंग। ये 3 किताबें आपको इस कॉन्सेप्ट को और भी गहराई में समझा पाएगी। तो पहले टाटा स्टील की विजन में उनका प्रोडक्ट था स्टील, बट अब टाटा स्टील का प्रोडक्ट बन गया है मटेरियल्स। पहले टाटा स्टील का कंपटीशन थी वो कंपनीज जो सिर्फ स्टील बनाती थी, बट इस नई पोजीशनिंग की वजह से टाटा स्टील के अब कंपटीशन वो कंपनीज है जो मटेरियल्स बनाती है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस क्लैरिटी से उनका कितना फायदा हो सकता है? अगर यहां तक सब क्लियर है तो अब समझते हैं उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी, विच इज बिल्डिंग ब्रांड वैल्यू। अब मार्केट पोजीशनिंग सेट करने के बाद रतन जी ने टाटा बिजनेसेस को एक कमोडिटी बेस्ड बिजनेस से एक ब्रांड बेस्ड बिजनेस बनाना शुरू कर दिया। पहले समझते हैं कि ये कमोडिटी और ब्रांड में फर्क क्या है। इमेजिन करिए कि आप नमक खरीदने के लिए एक दुकान में खड़े हैं। दुकानदार आपको 2 नमक के पैकेट दिखाता है। पहला 1 किलो का टाटा सॉल्ट जो 28 रुपए का है, फिर 1 किलो का उसके गांव का नमक जो 15 रुपए का है। आप मोस्ट केसेस में टाटा सॉल्ट ही चूज करोगे क्योंकि आपके मन को टाटा ब्रांड पर पूरा भरोसा है। हो सकता है कि दोनों नमक स्वाद और क्वालिटी में लगभग एक जैसे ही हो, बट ब्रांड की ट्रस्ट की वजह से आप टाटा सॉल्ट पहले चुनोगे। अब एक और केस लेते हैं। मुझे जब भी ट्रैवल करना होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मुझे विस्तारा की ही फ्लाइट टिकट मिले। मैं चाहूं तो किसी भी और फ्लाइट में कम पैसे देकर सेम टाइम पर सेम एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता हूं, बट विस्तारा पे मुझे इतना ट्रस्ट है कि मैं ब्लाइंडली उन्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाता हूं। रतन जी के टेन्योर में उन्होंने टाटास को एक कमोडिटी बेस्ड बिजनेस से ऊपर उठाकर एक ब्रांड बेस्ड बिजनेस में इवॉल्व किया। आपके कंपटीशन के लिए आपके प्रोडक्ट्स को कॉपी पेस्ट करके सस्ते में बेचना बहुत आसान होता है, बट एक चीज होती है जिसको कॉपी करना बहुत कठिन है, और वो है आपका ब्रांड। वॉरेन बफे, जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है, वो ये बोलते हैं कि बाय कमोडिटीज सेल ब्रांड्स। इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके विदेश में कोका कोला एंड रिगलीज जैसे प्रोडक्ट्स ने बिलियंस का रेवेन्यू किया है। मीठा सोडा एक कमोडिटी है, बट कोका कोला एक ब्रांड है। च्युइंगम एक कमोडिटी है, पर रिगलीज एक ब्रांड है। 1999 के इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद इंडिया में इंटरनेशनल ब्रांड्स की एंट्री होने लगी। इस नई ब्रांडेड मार्केट की वजह से इंडियन कस्टमर्स भी ब्रांड सेंसिटिव बनने लगे। इसी बदलाव को देखते हुए रतन जी ने टाटा को भी एक रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनाने का विजन रखा। उन्हें यह समझ आ गया कि आने वाले 20 सालों में इंडियन कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट से अटैच्ड ब्रांड के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे।
टाटाज ने कई ग्लोबल ब्रांड्स एक्वायर किए जिनसे उन्हें 3 जबरदस्त फायदे हुए। पहला, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन, मतलब वो इंडिया के बाहर ग्लोबल मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए। दूसरा, इम्प्रूव्ड ब्रांड परसेप्शन, टाटास का नाम बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ने लगा जिससे मार्केट में उनकी पहचान और भी कीमती होने लगी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो था बेटर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स, ऐसा स्पेशलाइज्ड टैलेंट जिसको यूज करके टाटास और भी इनोवेशंस बना पाए। अब ये एक्विजिशंस के फैसले शुरुआत में तो सबको बड़े महंगे लगे, सबने रतन जी को बहुत क्रिटिसाइज किया, बट रतन जी के दिमाग में उनका विजन क्लियर था कि टाटास सिर्फ इंडियन मार्केट्स को नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी कैप्चर करेंगे। बट सिर्फ विजन क्लियर होने से बात नहीं बनती, विजन पर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको कोई थ्योरी या ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकती, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही तरीके से कमाया जा सकता है। रतन जी की 2 आदतें हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को सबसे बेहतर बना लिया। पहला, वो हमेशा अपनी कंपनी के मैनेजमेंट और लीडर्स से रेगुलरली मीटिंग्स करते थे। वो हमेशा अपनी टीम और कस्टमर्स के टच में रहते थे जिससे उन्हें ग्राउंड रियलिटी के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे से पता थे। दूसरा, वो शुरुआती डिजाइन एंड प्लानिंग मीटिंग्स में एक्टिवली हिस्सा लेते थे। इनफैक्ट टाटा नैनो के डिजाइन साइकिल्स में रतन जी रेगुलरली इंजीनियर्स के साथ खुद बैठकर ये समझते थे कि टाटा नैनो का इंजन डिजाइन कैसा होना चाहिए। रिसेंटली एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर पॉल ग्राहम ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने फाउंडर मोड करके एक टेक्निक का जिक्र किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट मेन बात यह है कि एज अ फाउंडर आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि समय आने पर आप खुद कीचड़ में उतरकर अपनी स्लीव्स रोल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। सिर्फ दूसरों को ऑर्डर देने से या बातें करने से आपको ज्ञान देना तो आ जाएगा, बट उससे आगे काम किए बिना बात नहीं बढ़ेगी। इसलिए कभी भी काम की पकड़ मत छोड़ना, क्योंकि बिना काम के पकड़ के आपकी विजन सिर्फ एक विजन ही रह जाएगी। तो फाइनली, अगर आपको अपनी विजन बनानी है तो ये 2 रूल्स कभी मत भूलना। पहला, आस्क बेटर क्वेश्चंस, पूछो कि आपका कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है एंड कंपटीशन कौन है। दूसरा, हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वरना आपके पास अपनी विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए स्किल्स ही नहीं होंगे। बट एक बड़ी गलती का ध्यान जरूर रखना, जबरदस्ती बड़ा सोचने के चक्कर में ऐसा कदम मत उठा लेना जो आपको और आपके बिजनेस को हजम ही ना हो। आपकी शुरुआत हमेशा सिंपल होनी चाहिए। जब तक आपको मार्केट से वैलिडेशन ना मिले, जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस और टीम रेडी ना हो, तब तक काम को एक्सपैंड ना करें। 1988 से 2000 के दौरान pets.com करके कंपनी आई थी जो ऑनलाइन पेट सप्लाईज बेचना चाहती थी। इस आइडिया में कोई बुराई नहीं थी, बट तब भी इस कंपनी ने लगभग 100 करोड़ और 2 साल खर्च करके अपने आप को बर्बाद कर दिया। उनका विजन तो बहुत बड़ा था, पर हर चीज का एक समय होता है, और pets.com अपने समय से काफी आगे था। तो आज के पहले अध्याय से हम 3 लेसन सीख सकते हैं। पहला, अपने कस्टमर, प्रोडक्ट और कंपटीशन को बहुत बारीकी से समझिए। दूसरा, अपने काम को खुद करके उसकी डिटेल्स को समझिए जिससे आप अपनी टीम को अच्छे से लीड कर पाए। और तीसरा, अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि बड़े से बड़े आदमी को भी सफलता मिलने से पहले सालों तक संघर्ष करना पड़ा है, बट सिर्फ इतना समझ के आप सीईओ नहीं बन सकते। इसीलिए इस प्लेबुक में अभी भी 3 अध्याय बाकी है। ये तो सिर्फ पहला चैप्टर था, अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रिलायंस जियो का लॉन्च। 5 सितंबर से रिलायंस जियो की सेवाएं आम लोगों के लिए शुरू हो जाएंगी। रिलायंस जियो ने जिस तरह की घोषणाएं की है उसे एक क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। $44.3 बिलियन की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। क्या होता है ये रिस्क? इसको कब लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए? और रिस्क उठाने के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाए?